गुड मॉर्निंग। चलिए, देखिए, अगर हमारा जन्म हुआ है, अगर एक व्यक्ति ने बर्थ लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास लाइफ में कहीं भी कोई स्ट्रेंथ ना हो, कोई फॉर्च्यून ना हो, मतलब कि कहीं लक का साथ ना मिले, या कोई एक एरिया भी ना हो जिसमें वो सफलता हासिल कर सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर डेस्टिनी ने आपको बना के भेजा है, तो ये कंफर्म है कि आपके पास एक स्ट्रेंथ तो होगी ही होगी। और एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम डेस्टिनी में सफलता या सक्सेस कहाँ से मिल सकती है, या ऐसी कौन सी पॉइंट है, ऐसे कौन से एरिया है, या ऐसे कौन से संदर्भ हैं जिनको हम अपनी लाइफ में जोड़ के ऐड करके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं या लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। उनमें से एक है पार्ट ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, जैसे नाम से समझ में आता है। अब ये फॉर्च्यून का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लक मिल जाएगा। क्या है, मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। हम सब जानते हैं कि लग्न कुंडली को हम किस किस तरह से देखते हैं। लग्न से, असेंडेंट से, चंद्रमा से और सूर्य से। आपने कई सारी टेक्स्ट बुक, कई जगह लिखा होगा कि कुंडली में जैसे 10वां भाव देखना है तो लग्न से देखो, मून से देखो और सूर्य से देखो। इन तीनों में से जो स्ट्रांग होगा उसको हम यूज करते हैं, ऐसी चीजें कही जाती हैं। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि इन तीनों का संदर्भ ही पूरे चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि आप इन तीनों को बैलेंस कर लो, क्योंकि चार्ट में, कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तीन है। अगर इन तीन की बैलेंसिंग कर ली जाए, एक ऐसा पॉइंट निकाल लिया जाए जो इन तीनों के हिसाब से अनुकूल है, बेहतर है, तो वहां मुझे सक्सेस मिलने की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है। वो कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, थ्योरिकली बताऊंगा। यानी कि इस पार्ट ऑफ फॉर्च्यून को निकालने के लिए मुझे असेंडेंट का, मून का और सन का, चंद्रमा, सूर्य और लग्न का यूज करना होगा। फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर एक कुंडली पे डायरेक्ट निकलवाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए आपका जन्म का समय दिन का है। दिन का अगर समय है तो इसका फॉर्मूला है लग्न की डिग्री, असेंडेंट की डिग्री, उसमें जोड़ेंगे आप मून की डिग्री यानी चंद्रमा की डिग्री, और उसमें से माइनस कर देंगे सूर्य की डिग्री। असेंडेंट प्लस मून माइनस सन, मतलब कि दोनों केस में असेंडेंट तो ऐसे रहेगा। दिन के बर्थ के समय, दिन में अगर जन्म हुआ है तो मून माइनस सन करना है, और अगर नाइट में, रात में आपका जन्म है तो सन माइनस मून करना है। कुंडली में भी प्रैक्टिकल बता देता हूं। इसके साथ एक चीज और है जो अभी थ्योरेटिकली हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली लगे, लेकिन इजी है, वो भी कर लेंगे। जब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, मान लीजिए मेरा दिन का जन्म का समय है, मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया। इसका आंसर निकालने से पहले मुझे देखना है कि कुंडली में सूर्य को मैं माइनस कर रहा हूं जब, तो सूर्य से चंद्रमा तक जाने के लिए कुंडली में जहां सूर्य है, मान लीजिए यहां सूर्य है, यहां से चंद्रमा तक जाने के लिए क्या बीच में लग्न आता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये लग्न है आपका, मून यहां है और सूर्य आपका यहां है। तो सूर्य से जब इधर आओगे तो लग्न बीच में आएगा, या एक केस होगा कि नहीं आएगा। अगर सूर्य को माइनस कर रहे हो तो सूर्य से चंद्रमा तक जाने के लिए अगर लग्न बीच में आता है तो हमको कुछ नहीं करना, केवल इसका आंसर निकाल के रख देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सूर्य से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए लग्न, असेंडेंट बीच में नहीं आता, तो हमको इस पूरे आंसर में एक राशि, एक साइन या 30 डिग्री जोड़नी पड़ेगी। मैं आपको अभी एग्जाम्पल में दिखा दूंगा। अगर आपका जन्म रात के समय हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले कुंडली में देखना है चंद्रमा से सूर्य तक जाने के लिए क्या लग्न, असेंडेंट बीच में आता है या नहीं। नहीं आता तो इसके आंसर में हमको 30 डिग्री या एक राशि जोड़नी पड़ेगी। मतलब कि जिसको मैं माइनस कर रहा हूं, वहां से, जिसमें से माइनस कर रहा हूं उस प्लैनेट तक जाने के लिए सूर्य को माइनस कर रहा हूं तो सूर्य से चंद्रमा देखूंगा, चंद्रमा को माइनस कर रहा हूं तो चंद्रमा से सूर्य देखूंगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल
सॉल्व करना, कैसे इसको सॉल्यूशन निकालते हैं वो बता देता हूं। दो फॉर्मूले आसान से जो आपका पार्ट ऑफ फॉर्च्यून निकाल के आपको दे देंगे। चलिए, एक चार्ट है। पहले मैं मान लेता हूं कि जन्म का समय है दिन का, दिन का जन्म का समय है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है मेरा? फॉर्मूला है आपका असेंडेंट प्लस मून माइनस सन। लग्न की डिग्री में चंद्रमा की डिग्री जोड़ेंगे और सूर्य की डिग्री को माइनस कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे? असेंडेंट यानी लग्न की डिग्री कितनी है? कैंसर राशि कर्क राशि में 22 डिग्री। इसका मतलब 3 राशि कंप्लीट हो चुकी और चौथी राशि में 22 डिग्री। तो मैं इसको लिखूंगा 3 राशि 22 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या ऐड करना है? चंद्रमा की डिग्री। चंद्रमा की डिग्री है वर्गो, कन्या राशि में है चंद्रमा 16 डिग्री का, यानी कि 5 राशि निकल चुकी और 16 डिग्री छठवीं राशि में। तो 5 16 में इसको लिखूंगा, इनको जोड़ दो आप, तो यहां आ जाएगा 38 और यहां आ जाएगा 8। ये जोड़ दिया अपने चंद्रमा को और लग्न को। सूर्य को इसमें से माइनस करना है। सूर्य है साइन नंबर 8 में, यानी कि आप लिखोगे यहां 7 राशि पूरी निकल गई और सूर्य 8वीं में 12 डिग्री का है, जिसको आपको माइनस करना है। सूर्य 8वीं राशि में है, इसका मतलब 7 राशि पूरी निकल गई मेष से लेकर लिब्रा तक और 8वीं राशि में 12 है। माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा यहां क्या? 26 डिग्री। और 8 में से 7 घटाओगे तो एक राशि, यानी कि अब आपका आंसर आना चाहिए 1 डिग्री, मतलब एक राशि के बाद 26 डिग्री, यानी कि वृषभ में, टॉरस में 26 डिग्री का आपका क्या होगा? पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, जिसको आप लाइफ में अलाइन करके सफलता सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगा। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे? एक राशि के बाद 26 डिग्री यानी मेष के बाद। लेकिन एक रूल था हमारा कि पहले ये चेक करना है कि असेंडेंट प्लस मून माइनस सन, सूर्य से चंद्रमा तक जाने में क्या लग्न बीच में आता है? सूर्य है यहाँ पे, तो इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो चंद्रमा तक पहुंचने में लग्न बीच में आएगा। आंसर है यस। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया टॉरस में वृषभ राशि में 26 डिग्री, इसमें मुझे कुछ भी नहीं जोड़ना, कुछ भी ऐड नहीं करना, यही फाइनल आंसर है। चलिए, अब मान लीजिए कि मेरा बर्थ है नाइट के टाइम का, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? असेंडेंट लग्न की डिग्री प्लस सूर्य की डिग्री माइनस चंद्रमा यानी कि मून की डिग्री। यहां मुझे देखना है कि क्या चंद्रमा से सूर्य पे जाने के बीच में लग्न आता है। तो कुंडली पे देखेंगे, छठवें साइन में राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा से सूर्य पे जाने के बीच में लग्न नहीं आता। आंसर है नो। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में जब आंसर आएगा तो उसमें मुझे एक राशि जोड़नी पड़ेगी, या मैं 30 डिग्री जोड़ दूं, एक ही बात है, ठीक है। अब हम दूसरे फॉर्मूले से मान लेते हैं नाइट का, रात का आपका जन्म है, तो लग्न की डिग्री लिखेंगे, वो कितना है? 3 22। इसमें सूर्य की डिग्री जोड़ना है। सूर्य 7 राशि पूरी करके यानी कि लिब्रा को खत्म करके स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में 12 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 34 और इधर आ जाएगा 10। इसमें से चंद्रमा को माइनस करना है। चंद्रमा वर्गो में है, यानी कि 5 साइन लियो तक निकल गए और वर्गो में कन्या राशि में यहां पे 16 डिग्री, यानी 5 राशि 16 डिग्री, ठीक है। क्या बचेगा आंसर? यहां 18 डिग्री हो जाएगा और यहां बचेगा 5, यानी कि 5 साइन पूरे निकल गए, यानी लियो निकल गया। आंसर आना चाहिए था वर्गो में कन्या राशि में 18 डिग्री। लेकिन मैंने अभी देखा कि चंद्रमा से सूर्य पे पहुंचने के लिए मुझे लग्न बीच में नहीं आता, तो इसमें एक साइन ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर वर्गो में 18 डिग्री नहीं आएगा, आंसर आएगा लिब्रा में 18 डिग्री। क्लियर है? आसान सा फॉर्मूला है। सबसे पहले ही कुंडली में देख लो कि मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अगर सन माइनस मून है तो चंद्रमा से सूर्य तक जाओ, क्या लग्न बीच में आया या नहीं आया। अगर मून माइनस सन है तो सूर्य से देखो चंद्रमा तक जाने में लग्न बीच में आया या नहीं आया। अगर असेंडेंट या लग्न बीच में नहीं आता तो फाइनल आंसर में एक साइन या 30 डिग्री,
ये ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि पार्ट ऑफ फॉर्च्यून कैसे निकाला जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, जरा गौर से देखिए, समझिए इस चीज को। ये चार्ट है, नाइट टाइम का बर्थ है और पार्ट ऑफ फॉर्च्यून है साइन नंबर 2 में और हाउस है 3। तो मैं अभी हाउस की बात कर रहा हूं कि कौन से घर में पार्ट ऑफ फॉर्च्यून है। तीसरा घर किस किस चीज का है हमको पता है, कम्युनिकेशन का है, राइटिंग का है, लिखने का है, और भी कई सारी चीजों का है। ठीक है, आपके पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। अब इसको जरा गौर से देखिए इस चार्ट में, ये राशि भी कौन सी है, वीनस की राशि है, राशि नंबर 2, यानी वीनस से संबंधित। और तीसरा घर कम्युनिकेशन, राइटिंग और आर्ट। वीनस आर्ट, सेकंड साइन आपको आर्ट देता है। ठीक है, ये सारी चीजें देता है। इसके आगे हम बाद में डिटेल में हर हाउस की भी बात करेंगे। ये है चार्ट मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। किस लिए? पहले नॉन यूरोपियन ये पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में। इनकी एक पोइट्री गीतांजलि, एक बुक लिखी इन्होंने जिसका नाम था गीतांजलि। इसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। अब मुझे बताएं, 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, ना इसका संबंध वीनस से है, ना वीनस का संबंध 10वें घर से है। तो क्यों करियर में आर्ट फील्ड में, आर्ट की फील्ड में इन्हें पोइट्री की बुक लिखी, जिसमें फ्रेश पोइट्री, बहुत अच्छी बुक है गीतांजलि के नाम से, जिसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनी किया गया और इनको नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया। पर्पस क्या है देखिए, थर्ड हाउस का पीओएफ क्या करता है, पार्ट ऑफ फॉर्च्यून थर्ड हाउस में क्या क्या देता है, कम्युनिकेशन की एक्सीलेंसी, राइटिंग वर्क की एक्सीलेंसी। इसके साथ ही एक चीज और देता है थर्ड हाउस, आपको ऑडियंस देता है। यानी कि अगर आपका पार्ट ऑफ फॉर्च्यून तीसरे घर में है तो आप ऐसे सेक्टर में जा सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं जहां लोग आपके सामने होंगे। ये फर्क है, लोग आपके सामने होंगे, लोग आपके साथ होंगे, या आप लोगों के लिए काम करेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूं। तीसरा घर का मतलब है आपको पीपल का, लोगों का ऑडियंस के रूप में मिलेंगे, आपको सुनने वाले होंगे, आपके सामने लोग मिल जाएंगे। यानी ऐसे फील्ड जहां पे आपको लोग चाहिए अपने सामने एज ए ऑडियंस, श्रोता, रीडर, वहां आपको पार्ट ऑफ फॉर्च्यून तीसरे घर में फेवर करता है। फिर आप राशि का यूज भी कर सकते हैं, जो हम इन डिटेल जाके एक एक हाउस और एक एक राशि की बात करेंगे। चलिए एक और चार्ट देखिए। ये चार्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो भी, उनका भी सेम पार्ट ऑफ फॉर्च्यून है तीसरे घर में। हम जानते हैं कि वो भी एक पोइट माने जाते हैं, उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। लेकिन इसके साथ चूंकि राशि कौन सी है, 10वीं, हमने पढ़ा है 10वीं राशि कौन से, 10वें हाउस की, स्टेटस की, सम्मान की, ठीक है, कर्म की, और आप जो अपने करियर रिलेटेड चीजें में करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भी एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा वक्ता माना जाता है। थर्ड हाउस का पार्ट ऑफ फॉर्च्यून आपके पास एक स्किल देता है कि आपको शब्दों का चुनाव, जो आपके शब्द हैं, वर्ड का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बोलने का तरीका, सामने ऑडियंस का मिल जाना। और इनके साथ तो ऐसा भी हुआ है कि इनके अपोजिशन वाले भी जब ये बोलते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। यानी कि थर्ड हाउस का अगर पॉइंट ऑफ फॉर्च्यून है, इसका मतलब नहीं है कि मैं इससे रिलेटेड करियर बना लूं। समझिए, फॉर्च्यून का मतलब है सक्सेस इन द लाइफ, या आपकी क्या स्ट्रेंथ है जिसको आप अपनी लाइफ में जोड़ के बेहतर बन सकते हैं और ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। कोई मैजिक की स्टिक नहीं है कि छूओगे और रातों रात में करोड़पति हो जाऊंगा। ये मूर्खता है। लोग बोलते होंगे ये ग्रह यहां हो जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। देखिए कुछ नहीं होता। और जो मैं बता रहा हूं ये भी बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए ढूंढना और इसको जीवन में, लाइफ में जोड़ना। एक व्यक्ति को इसको जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। कोई मैजिक या कोई जादू नहीं होता। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि एक बार इसको अलाइन कर लिया तो आप जहां हैं वहां से बहुत बेहतर बन के निकल सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इससे पहले अगर आप नरेंद्र मोदी जी का चार्ट देखेंगे, सेम वृश्चिक लग्न की कुंडली है
उनका भी पार्ट ऑफ फॉर्च्यून 10वीं राशि में है और तीसरे घर में है। देखो, शब्दों का चुनाव, सामने अच्छी ऑडियंस का मिलना और एक अच्छा स्पीकर होना, ये तीनों चीजें भी उनके पास हैं और उन्होंने यूज किया है अपने करियर के क्षेत्र में, क्योंकि मकर राशि है, 10th हाउस की राशि है। समझिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का थर्ड हाउस में साइन कौन सा है? टॉरस, यानी वृषभ राशि है। तो कम्युनिकेशन राइटिंग ही, लेकिन कहाँ गया? आर्ट फील्ड में गया। मकर राशि 10वें घर से संबंधित है, सम्मान की, स्टेटस की, आपके कर्म की। तो आपने इन चीजों का यूज कहाँ किया? अपने 10वें घर को बेहतर बनाने में, स्ट्रांग बनाने में। इन तीनों के पास ऑडियंस सामने फेस करती हुई मिली, इनको ऑडियंस सुनने वाली है, स्पीकिंग अच्छी है। अगर मैं अपने पीओएफ का यूज अच्छे से कर सकता हूं तो मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पे पीओएफ एक दूसरी जगह पे है। सॉरी, चलिए, ये कुंडली है महात्मा गांधी जी की। पार्ट ऑफ फॉर्च्यून की ये पोजीशन, 11वें हाउस की पोजीशन, बहुत यूनिक मानी जाती है। अब समझिए, 11वां घर मैं आपको बता चुका हूं किस चीज का होता है, सोशल। अब ये मत कहना कि गेन का होता है, ऑब्वियस सी बात है, लाभ भाव है ना। तो लाभ भाव में बैठ जाए तो कोई जादू नहीं हो जाएगा, मैजिक नहीं हो जाएगा। क्या करना है, मुझे क्या करना है? 11वां घर आपके सोशल ग्रुप का है, सोसाइटी का है, समाज का है। 11वें घर में अगर पार्ट ऑफ फॉर्च्यून है तो 11वां घर है गिविंग का। अगर आपका पीओएफ पार्ट ऑफ फॉर्च्यून 11वें घर में है और अगर आप काम केवल अपने गेन के लिए करते हैं, केवल खुद के फायदे के लिए, तो आपकी सक्सेस का रेशो, परसेंटेज बहुत कम होगा। लेकिन 11वें घर में जिन लोगों का पार्ट ऑफ फॉर्च्यून है, वो अपने साथ लोगों को जोड़ लें और लोगों को बेहतर बनाने के लिए काम करें, तो उनकी सक्सेस उतनी ही बढ़ेगी जितने बड़े ज्यादा लोगों को वो अपने साथ जोड़ेंगे। फिर से बताऊं, 11वें हाउस में पार्ट ऑफ फॉर्च्यून में अगर आप सेल्फिश हो जाएंगे, केवल अपने गेन के लिए काम करेंगे, तो आपकी सफलता बहुत स्तर नीचे लेवल का रहेगा। लेकिन आप अपने लिए काम कीजिए, लेकिन इतना बड़ा सर्कल साथ में बनाइए कि इन सबको भी उससे बेनिफिट हो। और ये सर्कल जितना बड़ा होगा, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता, आपका सम्मान उतना ही बढ़ता जाएगा। 11वां घर गिविंग का है। अब चूंकि यहाँ मेष राशि है, सॉरी, लियो है, तो आपको क्या बनाती है? एक इंडिपेंडेंट काम करने वाला पर्सन, यानी कि सहारा नहीं चाहिए। एक अथॉरिटेटिव नेचर है, जहां मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूं लोगों के लिए। इसका मतलब मैं एज ए लीडर काम कर रहा हूं, क्योंकि 5वीं राशि है, इंडिपेंडेंट काम करूंगा और सोसाइटी के लिए करूंगा। तो अपने आप में लोगों के लिए अगर काम कर रहा हूं, तो ये सब मेरे क्या हो जाएंगे? फॉलोअर हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, 3 नंबर साइन, सॉरी, 3 नंबर हाउस में आपके सामने ऑडियंस है। गौर से समझना, ऑडियंस आपको सुन रही है, आपके सामने है। 11 नंबर में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तब आपको सक्सेस मिल रही है। और हाउस नंबर 7, ये 3, 7, 11 तीनों लोग हैं। क्यों है? 7 नंबर को हम क्या बोलते हैं? अदर पीपल, लोगों से डीलिंग। यानी कि 3, 7, 11 के पार्ट ऑफ फॉर्च्यून मतलब थर्ड हाउस का पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, आप ऐसे काम में जा सकते हैं जहां आपके सामने ऑडियंस है। 11th हाउस का पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, आप ऐसे काम करें या जो काम करें उसमें लोगों के लिए काम करें। 7th हाउस का पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, यानी आप लोगों के साथ में काम करें, डीलिंग करें लोगों के साथ में, तब ये एक्टिवेट होंगे। हाँ, ये सही है कि राशियों का भी यूज कर ले एक बार, तो बहुत बेहतर चीजें निकल के आती हैं। इसके लिए मैं आपको 1 से लेके 12 हाउस और 1 से लेके 12 राशियों के सारे कॉम्बिनेशन के पार्ट ऑफ फॉर्च्यून को हम स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेंथ एक चार्ट में है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अभी मैं आपको कुछ चार्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, एक बार गो थ्रू कीजिए, समझिए कि इन लोगों की जो पीओएफ है, पार्ट ऑफ फॉर्च्यून है, वो कहां है और कैसे लाइफ में इसको यूज किया गया है। मैं फिर बता देता हूं, पीओएफ पार्ट ऑफ फॉर्च्यून को जहां भी है, उसको जोड़ना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि एक हाउस में कई सारी चीजें हैं। उसको अपने कर्म क्षेत्र से, एरिया ऑफ लाइफ से जोड़ना और फिर उसको सक्सेस में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। आपको समय देना पड़ेगा खुद को समझने के लिए। वो भी डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं।
चलिए अभी चार्ट आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, इसके बाद हम 12 हाउस और 12 राशियों का इसमें कैलकुलेशन समझेंगे।